नमस्कार। वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का। तो आज हम चैप्टर 6 का रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर 6 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट, हिंदी में बोलते हैं विद्युत परिपथ। इसका रिवीजन करेंगे, एक एक जो टॉपिक हैं उनको फिर से देखेंगे। पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर अपना प्रायोगिक टॉपिक है, मतलब कहें कि एक्सपेरिमेंटल चैप्टर है पूरा का पूरा। ठीक है, तो सारे टॉपिक देखेंगे, बने रहना। मेरा पूरा जो प्रयास यही रहेगा, कोशिश यही रहेगी कि जितने जो टॉपिक मैं यहाँ पे आपको कराऊं ये आपके लिए यूजफुल रहे, रिवीजन जो रहे ये यूजफुल रहे, जिससे आप अभी एग्जाम टाइम में आप जब भी आपको टाइम मिले तो आप रिवाइज कर लो। ठीक है, जैसे ही भूलने लगो आप सोचो कि भाई हमें रिवाइज करना है, देखना है, तो यहाँ से देख लो और फिर आपका सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में केवीएल एंड केसीएल लॉज पढ़ते हैं। किरचॉफ का वोल्टा लॉ, किरचॉफ का करंट लॉ। क्या पढ़ते हैं भाई? किरचॉफ के लॉ पढ़ते हैं। और किरचॉफ के लॉज जो हैं कितने हैं? दो हैं, हमें सभी को पता है। कितने हैं? दो नियम इन्होंने दिए। कितने नियम दिए? दो नियम। एक लॉ को तो बोलते हैं अपन केवीएल, और एक जो लॉ है उसको बोलते हैं केसीएल। किरचॉफ का वोल्टा लॉ और किरचॉफ का करंट लॉ। किरचॉफ का वोल्टा नियम, किरचॉफ का करंट नियम। मैं थोड़ी जो लैंग्वेज है वो हिंदी भी यूज करूंगा और इंग्लिश भी यूज करूंगा। हिंदी यूज करने के पीछे कारण है, मेरे कुछ स्टूडेंट है जो कि ऑफलाइन मुझसे पढ़ते हैं, तो उनका भी इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा हिंदी लेके चलूंगा। ठीक है, तो केवीएल एंड केसीएल दो लॉज होते हैं। जहां पे केवीएल लॉज की बात करें, किरचॉफ वोल्टा जो लॉ है, सबसे पहली बात, ये जो लॉ है ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हो ना, तब तो ये वीडियो बहुत यूजफुल है। अगर सब कुछ नहीं पढ़ चुके हो तब थोड़ा सा हो सकता है कि भाई आपको अजीब सा लगे कि यार ये एनर्जी कंजर्वेशन पे कैसे बेस्ड हो रहा है ना। तब तो ये जो लॉ है एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, मतलब ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा? किरचॉफ का वोल्टा नियम। दूसरा है केसीएल, किरचॉफ का करंट लॉ। ये जो लॉ है ये लॉ आपका बेस्ड है चार्ज कंजर्वेशन पे। किस पे? चार्ज कंजर्वेशन पे, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा लॉ? केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। बात करते हैं केवीएल क्या कहता है। केवीएल कहता है कि समेशन वी जो होता है वो जीरो होता है, और केसीएल क्या कहता है? समेशन आई जीरो होता है। बस यहां से हम डेफिनेशन बना सकते हैं। ये तो होगा लूप के लिए, कोई भी अपने पास क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट होगा उसके लिए जो सम ऑफ वोल्टेज होगा, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो जीरो होगा टोटल। और ये होगा अपने पास किसी जंक्शन के लिए। जंक्शन क्या होता है कि जहां पे तीन, अपने पास तीन या तीन से ज्यादा कोई अपने पास इलेक्ट्रिक सर्किट किसी पॉइंट पे जुड़ रहे हैं। जैसे कि ये तीन है, ठीक, ये समझा रखा है सारा सब कुछ। ये तीन जुड़ गए तो ये जो पॉइंट है ये जंक्शन कहलाएगा। तो इस जंक्शन पे जो एल्जेब्रिक सम होगा अपने पास इलेक्ट्रिक करंट का, वो जीरो होगा। ये कौन सा लो है? केसीएल लो है। तो आप सभी को याद आ चुका होगा सब कुछ, जो मैंने पढ़ा है वो भी ऐसे ही पढ़ा है, तो आपने कहीं पे पढ़ा है तो वो भी ऐसे ही पढ़ा है, कुछ अलग नहीं पढ़ा होगा। तो आई थिंक रिवाइज हो चुका होगा कि भाई केवीएल क्या है? समेशन वी इज इक्वल टू जीरो। केसीएल क्या है? समेशन आई इज इक्वल टू जीरो। किस पर बेस्ड है? चार्ज कंजर्वेशन पे। ये किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे। इसके बाद में, इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है अपना व्हीट स्टोन ब्रिज, एक्सपेरिमेंटल टॉपिक। अब सारे टॉपिक एक्सपेरिमेंटल है इसमें। ओनली किरचॉफ जो लॉ है ना, ये किरचॉफ का लॉ ही है जो कि बाकी के सारे टॉपिकों में हेल्प करता है, क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करता है। अब जैसे आगे के जितने जो टॉपिक आएंगे उसमें इसका यूज हो सकता है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व करने में यूज हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि बात करें अगला जो टॉपिक आता है इसमें, वो है अपने पास व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन सेतु। ये क्या है भाई? व्हीट स्टोन एक
फिजिसिस्ट थे, इन्होंने कुछ स्पेशल टाइप का एक इलेक्ट्रिक सर्किट डिजाइन किया था और उस स्पेशल टाइप के एक विशेष प्रकार के विद्युत परिपथ के माध्यम से उन्होंने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली, अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाला। क्या किया, व्हीटस्टोन ने एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रिक सर्किट डिजाइन किया जिसके थ्रू अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली जा सकती थी। बस यही है। और इन्होंने कुछ फॉर्मूला बता दिया। वो फॉर्मूला आई थिंक अगर आप सभी ने पढ़ रखा है तो आप पता होगा कि P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस होता है। ये फॉर्मूला है इनका, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। कैसे क्या होता है भाई, चार जो इन्होंने रेजिस्टेंस लिए कुछ ऐसे लिए और इनको एक ऐसे डिजाइन किया, याद आ गया होगा सब कुछ, ठीक। ये और यहां पे लगा दिया इन्होंने गैल्वेनोमीटर, ठीक। और यहां से एक बैटरी जिसकी हेल्प से यहां पे हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं। यहां पे एक की भी लगा देते हैं, ठीक। ये करंट जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, फिर इधर जाता है, इधर जाता है, इधर नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि ये इसको इस प्रकार से डिजाइन करते हैं, इस प्रकार से डिजाइन करते हैं कि यहां पे पॉइंट बी एंड पॉइंट डी पर जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। बस यही तो कॉन्सेप्ट है नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। मतलब इन दोनों को कुछ ऐसे एडजस्ट करते हैं कि बी एंड डी पर जो पोटेंशियल है, जो विभव, वो समान हो जाता है। जैसे ही विभव समान हो जाएगा गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, जैसे ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। S यहाँ पे क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। तो उस टाइम पे अपने पास ये फॉर्मूला निकल के आता है। हालांकि याद आ चुका होगा कैसे करते हैं भाई। अगर B एंड D पे पोटेंशियल सेम हो गया तो A एंड B सेम ही तो है दोनों में, सॉरी पॉइंट A तो सेम ही है, B एंड D ही अलग है, और B और D पे पोटेंशियल सेम हो गया तो हम कह सकते हैं A एंड B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। A एंड B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट। अगर यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रहा है क्योंकि ये जंक्शन बन गया, तो यहाँ पे अगर कोई करंट नहीं है तो मतलब जो I1 था वो सारा का सारा I1 इधर चला जाएगा। अब यहाँ पे भी नहीं है तो I2 सारा का सारा इधर चला गया। तो I1 I1 I2 I2 ये केस हो जाता है। सोल्व करते हैं, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के बराबर, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के बराबर। सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद में अपने पास ये फॉर्मूला निकल के आता है। और यही क्या है भाई, अपना व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन सेतु है। छोटी सी पिक्चर है बस, इसके अंदर कुछ ज्यादा है भी नहीं इतना कि भाई अपने को बहुत ज्यादा देखना पड़े। छोटा सा है, चार रेजिस्टेंस जोड़ रखा है, एस अननोन रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू यहाँ पे निकाली जाती है। क्या करते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं और गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन पॉइंट निकालते हैं। उसके लिए इन दोनों को एडजस्ट करते हैं और उसके बाद में गैल्वेनोमीटर में जैसे ही डिफ्लेक्शन जीरो आ गया तो हम कह देंगे कि बी एंड डी पे पोटेंशियल सेम है। मतलब वी ए माइनस वी बी इक्वल होगा वी ए माइनस वी डी के। सिमिलरली वी बी माइनस ये सी ले लेते हैं, वी बी माइनस वी सी इक्वल होगा वी डी माइनस वी सी के। दो इक्वेशन बनती है, यहां से आई वन अपॉन आई टू का मान निकाल लेते हैं, सेम यहां से भी आई वन अपॉन आई टू का मान निकाल लेते हैं, दोनों बराबर कर देते हैं तो अपने पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। एस अननोन रेजिस्टेंस है, एस की वैल्यू अपन निकाल लेंगे क्यू अपॉन पी मल्टीप्लाई आर। कंप्लीट है भाई। चलो देखो, इसके बाद में इसी में एक टॉपिक और आता है, ये जैसे इसकी बैलेंसिंग कंडीशन हो गई, एक टॉपिक आता है जैसे किरचॉफ के लॉ को यूज करके, किसके, किरचॉफ के लॉ को यूज करके व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंसिंग कंडीशन निकालो। तो किरचॉफ का कौन सा यूज करें यहाँ पे, तो किरचॉफ का अपन यहाँ पे जो लूप लो है आपका, वोल्टता जो लो है, जो वोल्टेज लो है, उसको अपन यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे एक लूप ये बना ले, एक लूप ये बना ले। देखो मैं बता देता हूँ, दो लूप बनाएंगे किरचॉफ लॉ के लिए, एक लूप ये, एक लूप ये, दो इक्वेशन अपने पास बन जाएगी। याद आ चुका होगा अगर आपने पहले पढ़ रखा है, एक इक्वेशन ये बन जाएगी, एक इक्वेशन ये बन जाएगी, दो इक्वेशन बन गई। अब देखो क्या करते हैं किरचॉफ, ये अपने व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि यहाँ पे जो करंट जाता है वो क्या जाता है, जीरो।
तो उसको जीरो कर देते हैं, फिर अपने पास ये इक्वेशन बन जाती है। ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में। किरचॉफ लॉ के थ्रू ये प्रूव करते हैं, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद में आता है अपने पास मीटर ब्रिज। कौन सा ब्रिज? मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, मीटर सेतु। देखो मीटर ब्रिज में क्या होता है, सबसे पहले बात तो हम उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। एक प्रकार का एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है। देखो सारे जितने जो टॉपिक है वो सारे एक्सपेरिमेंटल है। सारे आपको, जैसे आपके 12th में एक्सपेरिमेंट भी है तो आपकी जो लैब है उसमें मिल जाएंगे। तो मीटर ब्रिज में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कुछ जैसे स्ट्रिप होती है, तांबे की पट्टियां होती है कॉपर की, और वो कुछ ऐसे हो रखी होती है, ये लो, ठीक। और इनके बीच में यहाँ पे एक वायर बंधा होता है, ठीक है, अलॉय वायर है यहाँ पे, मिश्र धातु का वायर है, तार है। ओके। और क्या होता है, ये जो दोनों पट्टियां हैं इनके बीच में होता है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसमें से अपन कोई भी रेजिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है। ये जो दो पट्टियां होती है इनके बीच में होता है एक रेजिस्टेंस, जिसे अपन कहते हैं अननोन रेजिस्टेंस, जिसके बारे में अपने को नहीं पता, ठीक। ये लो, क्लियर। और यहां से अपन क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं, और यहां से ये जोक जोड़ देता है, ठीक है। और यहां पे बैटरी, ये लो, एक की यहां पे जोड़ देता है, ठीक। करंट जाएगा, अब सारी घटनाएं इसके अंदर घटेंगी, और क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो ये तो होता है डायग्राम। और ये जो आपका मीटर ब्रिज है ना, किसके ऊपर बेस्ड है? तो व्हीटस्टोन जो ब्रिज है उसी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब उसका प्रिंसिपल क्या है? उसका प्रिंसिपल यही है कि नल डिफ्लेक्शन पॉइंट निकालना है। तो यहां पे कैसे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट निकालते हैं? क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर है, यहां से होती है जो की, याद आ गया सब कुछ, जो की होती है उसको क्या करते हैं, इस पर खिसकाते हैं, और क्या करते हैं, चेक करते हैं कहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ रहा है। लेट सपोज कि जैसे ये पॉइंट है, यहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ गया, और लेट मान लिया कि ये लेंथ L है, तो बाकी की जो लेंथ होगी वो होती है 100 माइनस एल। याद आ गया? क्योंकि ये जो वायर होता है इसकी लेंथ 1 मीटर होती है, तो 100 माइनस एल सेंटीमीटर हो गई इसकी लेंथ। ये एल सेंटीमीटर, ये 100 माइनस एल सेंटीमीटर। एल सेंटीमीटर पर अपने को क्या मिल गया, एक नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल गया, शून्य विक्षेप बिंदु मिल गया, किसमें? गैल्वेनोमीटर में। तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि यहां का पोटेंशियल डिफरेंस यहां के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो गया। ऐसे ही तो जुड़ा हुआ है। याद करो, पी क्यू आर एस, यहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब यहां का, यहां जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट ऐसे डिवाइड होगी यहाँ पे इधर इधर, तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस यहां के पोटेंशियल डिफरेंस के सेम हो गया। सिमिलरली यहां का यहां के, जैसा कि व्हीटस्टोन ब्रिज में होता है, तो हम इसकी कंपेयर कर देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से, क्योंकि यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से जैसे ही कंपेयर करेंगे वैसे होगा क्या, ये और ये और ये, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस से, ये P है L, क्यू कितना है 100 माइनस एल, R कितना है, ये रहा, S क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, R 100 माइनस एल अपॉन एल। ये अपने पास अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है। ऐसा होता है आपके मीटर ब्रिज में, मीटर सेतु में। इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा होता है, क्या करते हैं, जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट निकालते हैं। नल डिफ्लेक्शन पॉइंट जैसे ही मिल जाता है वो नोट कर लेते हैं और ये लेंथ ले लेते हैं।
ठीक है, तो जैसे ये जो भी लेंथ मिलती है उसको मान लिया जैसे L है, तो रिमेनिंग लेंथ कितना हो जाएगा 100 माइनस एल। 100 माइनस एल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 - L। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। करंट तभी फ्लो होता है जब डिफरेंस होता है, किस में, पोटेंशियल में। पोटेंशियल में कोई डिफरेंस ही नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तभी तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आया है। तो हम यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के इक्वल, सिमिलरली इन दोनों के बीच का ये इक्वल हो जाता है। फिर वही जैसा कि व्हीटस्टोन ब्रिज में करते हैं वैसा का वैसा यहाँ पे लगाते हैं, ये इक्वेशन बनती है। एस यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस होता है और उसकी वैल्यू हम इसके थ्रू निकाल लेते हैं। तो इसके माध्यम से भी हम अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालते हैं, और व्हीटस्टोन ब्रिज के माध्यम से भी अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालते हैं। ठीक, तो ये था भाई आपका मीटर ब्रिज। छोटे छोटे टॉपिक हैं, बस जो दे रखा है उसके बारे में लिखना है। 2 L स्ट्रिप होती है, एक ऐसे होती है, ठीक है, इनके बीच में ये लगा होता है, ये लगा होता है, एक जोकी होती है, उसको अपन इस तार पे खिसका सकते हैं, बस ऐसा बताना है। तो ये था भाई अपना मीटर ब्रिज। तो 3 टॉपिक हो गए हमारे, किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज। आई थिंक तीनों का रिवीजन हो चुका है। 4th टॉपिक की बात करते हैं। देखो, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना पोटेंशियोमीटर। मोस्ट ऑफ द जो पर्सन है उनको ये हार्ड लगता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डरते हैं इस टॉपिक से। ठीक, देखो बहुत अच्छे से रिवीजन होगा, रिवीजन में अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरे को पता है। पोटेंशियोमीटर जिसे हिंदी में कहते हैं विभव मापी। क्या कहते हैं, विभव मापी। क्या चीज है पोटेंशियोमीटर? जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है बहुत ही एक्यूरेटली, किसी प्रकार का कोई एरर नहीं देता। जबकि जो अपना वोल्ट मीटर है ये एरर शो करता है, क्योंकि वोल्ट मीटर में आर इनफाइनाइट होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए वोल्ट मीटर अशुद्धि देता है, पोटेंशियोमीटर कोई अशुद्धि नहीं देता, इसलिए पोटेंशियोमीटर का यूज कर लेता है। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का एक एक्सपेरिमेंटल डिवाइस। क्लियर, और वो भी एक्यूरेटली। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके डायग्राम की, कैसा क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। तो पहला तो ये बात कर लेते हैं कि भाई लैब के अंदर कैसा होता है। लैब के अंदर क्या होता है कि एक अपने पास ऐसे वुडन अपने पास एक लकड़ी का एक, जैसे बोल सकते हैं कि आयताकार कुछ होता है, ठीक है, और उस पर वायर होते हैं, ठीक है, और वायर कौन से, जैसे मैग्नेट या कॉन्स्टेंटेंस के जो बने होते हैं ना, वो वायर होते हैं। वो ऐसे होता है कि जैसे यहां से स्टार्ट करें, 2 पॉइंट, यहां पे गया, 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 यहां पे, ऐसे ऐसे इस प्रकार से लगा होता है, ऐसे 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 लगा होता है। फिर जैसे 2 पॉइंट मिल गए यहाँ पे, ऐसे एक इसको बंद करने का यहाँ पे 2 पेच होते हैं। ठीक, तो ये होता है पूरा लकड़ी का एक बोर्ड है, उसके ऊपर मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना एक वायर होता है, जो कि इस प्रकार से जुड़ा होता है। यहाँ पे स्ट्रिप होती है, उनकी सहायता से ये ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है, ऐसे एक दूसरे के समांतर क्रम में होता है। ये लो, और क्या होता है भाई, यहाँ पे एक एक सेल जोड़ देते हैं, और एक जोड़ देते हैं, एक कुंजी भी जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं अपन रियोस्टेट, धारा नियंत्रक। बस ऐसा कुछ होता है। ये पूरा होता है अपना पास इलेक्ट्रिक सर्किट इसका। और इसको अब हम इसमें कॉपी में कैसे डिजाइन करते हैं, जो अपनी कॉपी है उसमें कैसे लिखते हैं। देखो क्लियर होगा, अभी क्लियर होगा, अभी क्लियर होगा। बस अभी दिमाग में ये रखो कि भाई जैसे लकड़ी का बोर्ड है, उस लकड़ी के बोर्ड पे एक मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना वायर है, जो कि ऐसे इस प्रकार से एक दूसरे के समांतर आयताकार जो पट्टियां होती हैं उनके ऊपर कसता हुआ बंधा होता है।
क्लियर है? और क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। अब देखो कॉपी में बात करते हैं। कॉपी में इसमें दो सर्किट बनते हैं, प्राइमरी सर्किट एंड सेकेंडरी सर्किट। प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ। होता क्या है, ये तो हो गया अपने पास बैटरी, ठीक, और यहाँ पे एक की जोड़ देते हैं, यहाँ पे रियोस्टेट जोड़ देते हैं। ओके 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 ओके, ये पूरा अपने पास वायर आ जाता है। जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, ये पूरा वायर यहाँ पे ले लेते हैं कॉपी में, ए बी, जोड़ दिया रे जोड़ दिया, बन गया अपने पास प्राइमरी सर्किट। प्राथमिक परिपथ बन जाता है ऐसे। ये की होगी अपने पास, ये बैटरी ईपी ले लेते हैं, इसे बोलते हैं प्राथमिक परिपथ। तो इसके बारे में लिखना क्या, लिख सकते हैं यार, एक वायर है, इसकी लेंथ लगभग 4 से 8 मीटर ऐसे कुछ लेंथ होती है, मैग्नीनिया कॉन्स्टेंटन का बना होता है, ठीक है, लकड़ी के बोर्ड पर रखा होता है, लकड़ी के बोर्ड पे बंधा होता है, ऐसे बता सकते हैं। और बता सकते हैं कि भाई इसमें जो 2 पॉइंट अगर यहाँ पे कंसिडर करें ए और बी, तो चित्रानुसार अकॉर्डिंग टू द डायग्राम पॉइंट ए से अपने पास एक बैटरी जुड़ी होती है, की जुड़ी होती है, एक रियोस्टेट, उसका सेकंड जो हिस्सा होता है, सेकंड जो एंड होता है वो पॉइंट बी से जुड़ा होता है। ये अपना प्राइमरी सर्किट बन जाता है बस। और जैसे जो दे रखी है ना उसके बारे में लिखना है बस, और कुछ नहीं है। हो गया। अब सेकेंडरी सर्किट क्या बनता है इसके अंदर? सेकेंडरी सर्किट, इसमें जो भी चीज अपने को निकालनी होती है ना वो बनता है। जैसे कि जो आपका पोटेंशियोमीटर है, इसके यूजेस है भाई। इसका यूज क्या है, इसके थ्रू अपन पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं एक्यूरेटली, तो हम ये कह सकते हैं भाई यहाँ पे ई भी हम मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसका पहला यूज आ जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालने में। दूसरा यूज आ जाता है इसका, वो है अपना, दो अपने पास बैटरी है, दो सेल है, उनके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कंपेयर करने के लिए, उनको कंपेयर करने में इसका यूज होता है। तीसरा यूज होता है जो भी सेल दे रखा है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने में। ये तीन इसके यूज है। तो सेकेंडरी सर्किट क्या बनता है, इन जैसे कोई भी निकालना होता है, जो भी चीज निकालनी होती है उसको जोड़ देते हैं, साथ में गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं, ठीक, और फिर बाद में एक वायर गैल्वेनोमीटर से जाता है जो कि जोकी से जुड़ा होता है, और ये जोकी कहां पे होती है, ए और बी जो वायर है इस पे रखी होती है, उससे यहां पे ये कनेक्टेड होता है, ये जोकी जी। तो ये सेकेंडरी सर्किट हो गया। क्या हुआ सेकेंडरी सर्किट, जो भी चीज अपने निकालनी है, जैसे इसके ये यूजेस है, तो इन यूजेस में जैसे अपने को ईएमएफ निकालना है, तो इस सेल को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, साथ में गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं, एक वायर को जोकी की सहायता से, जोकी के हेल्प से हम ए बी जो वायर है इसके ऊपर रख देते हैं। ये अपने पास सेकेंडरी सर्किट बनता है। प्राइमरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट, ये पूरा इसका कॉपी के अंदर स्ट्रक्चर हो गया। अपन कॉपी में कैसे लिखेंगे वो सारा यहाँ पे कहानी है इसकी। क्लियर? प्राथमिक परिपथ, द्वितीयक परिपथ। और जैसे मान लो ये ई है, ठीक, तो पहला ही इसका यहाँ पे एप्लीकेशन देख लेते हैं, ईएमएफ कैसे निकालें। ईएमएफ कैसे निकालें, उसके लिए हम पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है इसका, क्या सिद्धांत है, क्या प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल क्या है, डिटेल में मैंने बता रखा है वैसे सारी चीजें। तो इसका सिद्धांत क्या है कि ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए बी, जैसे ये नहीं जुड़ा है, पहले बात कर लेते हैं इसी की। ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए बी, या मैं कहूं इसको ईपी, ये प्रोपोर्शनल होता है इस लेंथ के, मतलब लेट मानो कि ये लेंथ कितनी है, एल है, तो इस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। क्या कहा मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट वायर, ऑफ दिस फायर जो होगा ये इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। इसके कारण कितना पोटेंशियल डिफरेंस पड़ा, ये इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। सिमिलरली बात कर लो, जैसे कि 2 पॉइंट मैंने ले लिए, यहां पे एक पॉइंट ले लिया C1, एक पॉइंट ले लिया C2, तो V ए C1 कितना होगा, यहां से जो लेंथ होगी उसके प्रोपोर्शनल होगा। लेट ये L1 है तो प्रोपोर्शनल होगा L1। ऐसे मैं बोल दूं V ए C2 कितना होगा, ये लेंथ L2 है, तो V ए C2 हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू L2। इसका कॉन्सेप्ट है बस। क्या पोटेंशियल ड्रॉप,
कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया ना कि पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं बोलूंगा इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि वायर पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो उस पार्ट की लेंथ के इक्वल होता है। जिस पार्ट पे अपन पोटेंशियल ड्रॉप देख रहे हैं उस पार्ट की लेंथ के इक्वल नहीं, सॉरी, प्रोपोर्शनल होता है। जैसे वी ए बी की बात करें तो प्रोपोर्शनल टू एल, वी ए सी वन की बात करूं तो प्रोपोर्शनल एल वन, जो भी लेंथ आएगी। वी ए सी टू की बात करूं तो प्रोपोर्शनल एल टू। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसका सिद्धांत है, ये इसका प्रिंसिपल है। तो इसी को यूज करते हैं। और ये कैसे आता है, ये सारी चीजें बताई हुई है, मैंने वीडियो बता रखी है कि कैसे ये प्रोपोर्शनल टू एल आता है। उसके लिए अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट देखते हैं। क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। क्या होती है विभव प्रवणता? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। जैसे वीएबी की बात करूं तो वीएबी अपॉन एल, तो मेरे पास वीएबी कितना आ गया? के एल। वही घटनाएं आ रही है अपने पास, वीएबी इज प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, अरे क्लियर है ना? VAB इज प्रोपोर्शनल टू L, VAB इज इक्वल टू KL। K यहां पे क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक, तो अब बात करते हैं EMF निकालते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, इस जोकी को हम यहां पे इस पे खिसकाते हैं और वही करते हैं जो हम करते हैं, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट निकालते हैं, शून्य विक्षेप बिंदु। नल डिफ्लेक्शन पॉइंट हम यहां पे निकालते हैं, शून्य विक्षेप बिंदु निकालते हैं। तो जैसे मान लिया कि ये अपने पास एक पॉइंट है C, यहां पे अपने को गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 मिला। क्या मिला? डिफ्लेक्शन 0। तो इस पॉइंट C पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 मिला, तो हम क्या कर लेते हैं, ये लेंथ चेक कर लेते हैं। तो माना कि ये लेंथ अपने पास क्या माने L मान लेते हैं, L। तो मेरे को ये बताओ, अगर ये नहीं जुड़ी हुई है और A और C पॉइंट ये है, तो VAC कितना होगा? के L1 होगा, सॉरी L, क्या होगा? के L। ये तो इसका कॉन्सेप्ट है कि भाई पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो उस पार्ट की लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। तो VAC क्या होगा? के L होगा। ठीक, तो मेरे को इसके बारे में पता है VAC कितना है? के L है। गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया है, जो कि कोई यहां पे खिसका रहा हूं, C पॉइंट मेरे को मिल गया है और यहां पे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट भी मेरे को मिल गया। तो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट जैसे ही मिल गया, उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूं कि इस पार्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो सेल है इसके पोटेंशियल के डिफरेंस के इक्वल है। इस पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो सेल है इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। हाँ सर, ऐसा ही तो पढ़ते हैं, अभी व्हीटस्टोन ब्रिज में भी ऐसा ही पढ़ा है। जैसे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला तो वो क्या शो कर रहा है कि करंट फ्लो नहीं हो रहा, करंट फ्लो नहीं हो रहा। ये क्या शो कर रहा है कि पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ का सेम हो गया। मतलब VAC बराबर क्या हो जाएगा मेरा? E, और E बराबर कितना? KL। और इस प्रकार से हम EMF की वैल्यू निकाल लेते हैं, अननोन EMF की। अननोन EMF की वैल्यू कैसे निकालते हैं? जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में इसको खिसकाते हैं, खिसकाने के बाद में नल डिफ्लेक्शन पॉइंट निकालते हैं। नल डिफ्लेक्शन पॉइंट जैसे मिल जाता है उस केस में हम कह देते हैं यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के सेम हो गया। यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ का पोटेंशियल सर अभी हमने पढ़ा है, पोटेंशियोमीटर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ की लेंथ देख लेंगे, यहाँ का क्या है? VAC इज प्रोपोर्शनल टू L, यानी VAC इज इक्वल टू KL। तो VAC इज इक्वल टू E KL। K की वैल्यू हम कहां से रखेंगे? ये जो है अपने पास VAB अपॉन L रख देंगे। और इस प्रकार से अपने पास पहला इसका जो यूज है EMF को निकालने वाला, वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारी पिक्चर रहती है। आई थिंक आपको सारा सब कुछ याद आ गया होगा। अगर आपने पहले पढ़ा है तो सारा याद आ गया, नहीं पढ़ा है तो कुछ याद नहीं आया, मेरे को पता है। पढ़ो, ठीक से पढ़ो, है ना? नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना भाई, क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में भी आते हैं। सारी की सारी पिक्चर यही है, कोई अलग पिक्चर नहीं है यहाँ पे। सेम पिक्चर आपके सर ने बताई होगी आपको।
ठीक, दूसरा जो टॉपिक है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें ईएमएफ निकाल लिया, दूसरा क्या है, ईएमएफ को कंपेयर करना। अब बात आ रही है सर कैसे कंपेयर करें, हमें तो पता ही नहीं है। अरे मैं करवाऊंगा ना, कैसे नहीं पता है, पता होगा। ठीक, यहाँ पे जोड़ देते हैं कि, और ये पहला सेल जोड़ दिया, ठीक, ये दूसरा सेल जोड़ दिया, यहाँ पे एक की जोड़ दी, यहाँ पे एक की जोड़ दी, ठीक। हम्म, और यहाँ से गैल्वेनोमीटर, और ये यहाँ पे जो की, बस ऐसा ये इलेक्ट्रिक सर्किट। ये E1 ले लेता हूँ, ये E2 ले लेता हूँ। पहले क्या करता हूँ, इसको ओपन रखता हूँ। E1 के लिए यहाँ पे इसमें नल डिफ्लेक्शन पॉइंट निकालता हूँ, किसका आता हूँ, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट निकाल लेता हूँ। फिर वहां यहाँ पे कह दूंगा कि जो E1 होगा वो कितना हो जाएगा, K दिस पार्ट ऑफ लेंथ, लेट L1 लेंथ हमें मिली। क्या किया मैंने, यहाँ पे इसको ओपन रखा, इसको क्लोज किया, गैल्वेनोमीटर से जोड़ रखा है, इसको यहाँ पे खिसकाऊंगा तो करंट आएगा। करंट इसमें तो जाएगा नहीं, सारा इसी के लिए प्राप्त होगा अपने को, क्योंकि ये तो ओपन है। तो अब इसी के लिए मिलेगा सब कुछ, तो इसको हम यहाँ पे खिसकाएंगे और नल डिफ्लेक्शन पॉइंट निकालेंगे, शून्य विक्षेप बिंदु। जैसे ही शून्य विक्षेप बिंदु मिल जाएगा, वैसे मैं कह दूंगा यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल के इक्वल, मतलब E1 इज इक्वल टू कितना, K L1, इक्वेशन 1। सिमिलरली इसको बंद कर दिया, सॉरी इसको ओपन कर दिया, इसको बंद कर दूंगा। E2 के लिए वही प्रक्रिया दोहराऊंगा वापस, तो E2 इज इक्वल टू K L2, इक्वेशन 2। कंपेयर ही तो करना है, कर लो। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू कितना आ गया, L1 अपॉन L2। कैसे करते हैं सर कंपेयर, अरे कंपेयर करने का मतलब है कौन ज्यादा है कौन कम है। L1 L2 जैसे आएंगे वैसे बता देंगे ज्यादा कम कौन सा है। अरे क्लियर हो गया ना, ऐसे ही होगा सारा। E1 E2 जोड़ दिया, की जोड़ दी, गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, प्राइमरी सर्किट सेकेंडरी सर्किट, क्लियर। तो ये था भाई ईएमएफ को कंपेयर करने वाला। थर्ड इसका जो है उसकी बात करते हैं। थर्ड है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने वाला सिस्टम। थर्ड, बोर्ड भी खराब हो गया बेचारा, बहुत दिनों बाद में वीडियो बना रहे हैं यार। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं सर इंटरनल रेजिस्टेंस को हिंदी में, अरे आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, उसका जो सबसे पहले होना चाहिए वो है इलेक्ट्रिक सर्किट ठीक से। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट ठीक से नहीं आता तो फिर बाद में नंबर ही नहीं देगा एग्जामिनर। ये लो, ये बन जाता है बस। रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ देते हैं जिसके थ्रू अपन कोई भी अपने डिजायरेबल वैल्यू यहाँ पे रेजिस्टेंस की निकाल सकते हैं, जो अपने को चाहिए वो रेजिस्टेंस, और उसके लिए अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे ये की है, यहाँ पे भी एक की है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको ओपन रखते हैं। ओके, तो इसको ओपन रखूंगा तो मेरे पास ओनली सेल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो करंट जाएगा नहीं। तो सेल के लिए सारी घटनाएं मेरे को मिलेंगी और किसी के लिए कोई घटनाएं नहीं आएंगी सेल के लिए, क्योंकि यहाँ पे करंट नहीं जाएगा। तो फिर क्या करना है, वही नल डिफ्लेक्शन पॉइंट निकालना है। खिसकाऊंगा, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट निकालूंगा, और जैसे ई है, इसे ई के लिए कोई ना कोई लेंथ मिलेगी, और इस लेंथ को बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ, संतुलित लंबाई बोलते हैं इसको। ठीक, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल गया, ई की वैल्यू आ गई के एल, लेट क्या आ गई एल, के एल। ओके सर, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो बता दें के एल है। L1 ले लो, ठीक रहेगा, कि L1। अब क्या करते हैं, इसको यहां पे बंद कर देते हैं। बंद करेंगे तो होगा क्या, ये अपने पास जो सेल है ये क्लोज्ड सर्किट में मिल गया, बंद परिपथ में। और पढ़ा हुआ आप लोगों का, फोर्थ चैप्टर में पढ़ा है मैंने कि जब फिफ्थ में शायद, कि भाई सेल बंद परिपथ में होता है, क्लोज सर्किट में होता है, तो क्या होता है, क्लोज सर्किट में जब होता है तो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो V होता है। जब वो क्लोज सर्किट में नहीं है, ओपन सर्किट में है, खुले परिपथ में, तब टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस E है। क्लोज में है तो V। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कोई भी रेजिस्टेंस निकाला,
उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस अपने को मिल गया V। और अब क्या करते हैं, उस V के लिए हम यहां पे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट निकालते हैं, शून्य विक्षेप बिंदु। तो V के लिए अपने को नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल गया लेट L2 लेंथ पे, तो क्या हो गया KL2। बस क्लियर, इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। E के लिए KL1, V के लिए KL2, E के लिए क्या करते हैं वही प्रक्रिया, V के लिए क्या करते हैं जोड़ देते हैं बस यहाँ पे। तो अब जो मिलेगा वो V मिलेगा, पहले E मिल रहा था तो V के लिए क्या आ गया KL2। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब सेल इक्वेशन मैंने आपको पढ़ा रखी है, E माइनस V, या मैं कहूं E बराबर V माइनस होता है IR, सॉरी प्लस IR। E माइनस V इज इक्वल टू होता है IR, तो E इज इक्वल टू V प्लस IR हो गया। ठीक है, तो जैसे कि यहां से हम इसको सोल्व करते हैं, V कितना होगा, V होगा अपने पास I कैपिटल R, और E अपने पास ये है। हम क्या करते हैं कि पहले तो इसमें V का डिवाइडेशन कर देते हैं। कर दें क्या, देखो दो तीन तरीके हैं जो अपने पास इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का, पहले यहीं से निकाल लेते हैं। क्या हो गया E माइनस वी अपॉन आई, ये हो गया अपने पास R। E माइनस वी अपॉन आई इज इक्वल टू R, E माइनस वी, और I क्या है V अपॉन R, V अपॉन R। I क्या है V अपॉन R, ये तो है V बराबर आई आर, यही होता है, तो यही होता है। V कितना होता है आई आर, आई आर, आई आर, तो I बराबर V अपॉन R रख दिया। अपने पास मिल गया E अपॉन V माइनस 1, और ये R, और ये अपने पास क्या आ जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। तो सर आ गया, ये तो हमें पहले से पता है, करना क्या है, अरे वैल्यू पुट करनी है। ये तो पहले से आप चीज आप लोगों ने निकाल रखी है 4th चैप्टर में या 5th चैप्टर में। अब ये वैल्यू पुट करनी है, कर देते हैं KL1 KL2 रख देते हैं, तो L1 अपॉन L2 माइनस 1 और R, और ये अपने पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता है। बस हो गया, ये तीन इसके छोटे छोटे एप्लीकेशन है। कैसे निकालते हैं आपके सामने सारा प्रोसेस है। जोड़ा, इसको जोड़ा, जोड़ने के बाद में V निकला सेल इक्वेशन, और वहां से अपन ने R निकाला था, R ये है, E की वैल्यू पुट की, V की वैल्यू पुट की, हो गया था, R का मान आ गया। और यहीं पे हम कह देंगे इस प्रकार से हम कोई भी जो सेल दिया जाएगा उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो एग्जामिनर साहब जो भी आप कॉपी चेक कर रहे हो, इसको देख के मेरे पूरे नंबर देना, अच्छे अच्छे नंबर देना, एक भी नंबर नहीं काटना, क्योंकि मैंने अच्छे से डायग्राम बनाया है, अच्छे से कैलकुलेशन किया, अच्छे से थ्योरी लिखी है। हाँ ये सब चीजें मत लिखना, मजाक कर रहा हूं मैं। ठीक, अगला टॉपिक देखते हैं। हाँ, तो ये तीन एप्लीकेशन हो गए, पोटेंशियोमीटर हो गया। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, विभव मापी का मानकीकरण। क्या होता है, जो प्रोसेस है पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का, जो प्रोसेस है वो उस प्रोसेस को अपन कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या करते हैं इसके लिए, सेल बैटरी जोड़ देते हैं, ईपी आरएच की, ठीक, ए बी वायर, और यहां पे जोड़ते हैं कि स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल ऐसा सेल है जिसका ईएमएफ फिक्स है, ठीक है, जो अपने को पता है इसका ईएमएफ। और यहाँ पे जेड, जो कि वायर ए बी पे इसको खिसकाते हैं, और खिसकाने के बाद में यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं, लेट वो एल एस है, और वो निकल गई। बैलेंसिंग लेंथ कब निकलेगी, जब अपने पास क्या होगा, आई कितनी आ जाएगी 0, आई जी, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं। उस केस में हम कह देंगे ई एस यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, मतलब ई एस कितना हो जाएगा के एल एस, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी ई एस अपॉन एल एस। ई एस की वैल्यू पहले से गिवन है, एल एस यहाँ से नाप के निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ पे वो अपने पास होता है, स्केल होता है उसके थ्रू, और इस प्रकार से अपने पास पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल जाएगा। ये जो मेथड है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, विभव मापी का मानकीकरण।
ठीक, अगले टॉपिक की बात करते हैं। इसमें एक टॉपिक और है, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, विभव मापी की सुग्राहिता हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभव मापी की सुग्राहिता। तो कैसे क्या होता है भाई इसमें? सेंसिटिविटी को क्या कहते हैं? जैसे दांतों में आती है, सेंसिटिविटी हो रही है, सेंसिटिव हो रहा है, झंझनाहट हो रही है। किसी को कुछ कह दिया, यार बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा सा बोलता हूँ बहुत ज्यादा, मतलब इतनी सी बात का इतना बड़ा बुरा मान जाता है, इतना बोलता हूँ इतना मान जाता है, तो इसे कहते हैं सेंसिटिव, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो पोटेंशियोमीटर का क्या है? पोटेंशियोमीटर में छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस वो बहुत ही बढ़िया एक्यूरेटली मेजर कर लेता है। ये क्या है? ये उसकी सेंसिटिविटी है। बस ऐसा ही आपके सर ने भी लिखाया होगा। ये सेंसिटिविटी क्या है कि वो छोटे से छोटा, अल्प से अल्प, स्मॉल स्मॉल जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बहुत एक्यूरेटली मेजर कर लेता है। ये क्या शो करता है? ये इसकी सेंसिटिविटी को शो करता है कि ये कितना सेंसिटिव है, कि छोटा सा भी हमने इसको छेड़छाड़ की और उसका बहुत अच्छा मान निकाल के दे रहे हैं। क्लियर है? ये सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है? सेंसिटिविटी, SITIVITY जो होती है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसके? विभव प्रवणता के। अब मेरे जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो कुछ तो ऐसे सोच रहे होंगे, अरे सर काहे का हिंदी बोल रहे थे, बहुत ही इंग्लिश बोल रहे हैं सर, इससे बढ़िया तो सर क्लास में ही रिवीजन करवा देते। क्लास में भी होगा रिवीजन। तो सेंसिटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा है तो सेंसिटिविटी कम है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है तो सेंसिटिविटी ज्यादा है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट कब ज्यादा कम होगा, कब उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा कम होगी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो देखा अभी आपने वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। अगर लेंथ बढ़ाओगे तो ये घटेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट घटेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एल बढ़ाया, के घटा तो एस बढ़ गया, सेंसिटिविटी बढ़ गई। तो हम ऐसे सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। के बारे में और बात कर लेते हैं। देखो के अच्छी चीज है। के क्या है? VAB/L आया ना अपने पास, पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड भी चीजें बनती है। तो VAB/L, VAB को अपन लिख सकते हैं IR/L। R जहां पे हो गया अपने पास जो वायर है उसकी लेंथ, उसका रेजिस्टेंस, तो IR/L। ठीक, R को अपन क्या लिख सकते हैं? ρL/A। तो रख देते हैं यहाँ पे I/L, ρL/A, क्योंकि लेंथ का जो पोटेंशियोमीटर उसकी लेंथ क्या है? L है। L से L कट गया तो K कितना आ गया? K आ गया अपने पास I ρ/A, I ρ/A। ये K आ जाता है, I ρ/A, K, I ρ/A। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं K को हम कैसे घटा सकते हैं? K को हम जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको बढ़ाकर K को घटा सकते हैं, और K घट जाएगा तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। लेंथ को बढ़ा करके K घटा सकते हैं और K घट जाएगा तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो ऐसा भी रिलेशन हम बता सकते हैं कि किसको बढ़ा के किसको घटा के हम चीजें निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये था भाई आपका पूरा पोटेंशियोमीटर, जिसमें हमने स्टैंडर्डाइजेशन देख लिया, इसका सेंसिटिविटी देख ली, और जो पोटेंशियोमीटर है वो है क्या चीज वो देख लिया, इसके तीनों एप्लीकेशन देख लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और सबके लास्ट का टॉपिक है जो कि है अपने पास और ये है अपने पास टॉपिक, बहुत अच्छा सा टॉपिक है, कैलिब्रेशन। पूरा एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है। BSc में आप ये करोगे, BSc में बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट दे रखा है इसका। तो कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर और एमीटर।
विभव जो आपका वोल्ट मीटर है उसका कैलिब्रेशन और जो एमीटर है उसका कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या है? संशोधन हिंदी में बोलते हैं। है क्या चीज ये जो वोल्ट मीटर है उसमें जो हमने जो रीडिंग नोट की, उस रीडिंग में एरर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि एक तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, उसके कारण एक हम उसको पैरेलल जोड़ते हैं, इसके कारण उसमें एरर आता है। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो उसमें एरर आ रहा है, उस एरर को देखने के लिए कितना एरर आ रहा है, तो इस एरर को, उस त्रुटि को देखने के लिए हम क्या करते हैं? पोटेंशियोमीटर देखते हैं। पोटेंशियोमीटर क्या करेगा? जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बहुत अच्छे से बताएगा। तो हम पोटेंशियोमीटर का यूज करके V निकालते हैं, वोल्ट मीटर का यूज करके V निकालते हैं। तो वोल्ट मीटर के थ्रू अपने को एरर मिला और पोटेंशियोमीटर के थ्रू अपने को बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू मिली। अब क्या करेंगे? घटा के देख लेंगे कितना एरर आ जाएगा। सिंपल सही तो है भाई, जिसमें एरर आ रहा है वो बता देगा कि भाई इतना एरर है। तो ये है भाई सारा आपका कैलिब्रेशन। सेम आपका एमीटर का होता है। इसमें क्या है भाई, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो इसका डायग्राम। डायग्राम बहुत अच्छा है, प्यारा सा डायग्राम है। वैसे वैसे खतरनाक भी लगता है कई बार ये डायग्राम। ये RH1 होता है, ठीक। यहाँ पे वो ये आपका वायर, यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल ES, और यहाँ पे अपने पास रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। यहाँ पे होता है वोल्ट मीटर और ये इस प्रकार से कनेक्टेड, ठीक। यहाँ पे होता है एक और रियोस्टेट RH2, ठीक। यहाँ पे होती है बैटरी की और ये जुड़ा होता है इससे। और क्या होता है सारा इसमें सिस्टम में? जैसे ये एक हो गया अपने पास, एक टर्मिनल ये आ जाता है और एक टर्मिनल यहाँ पे होता है और ये जी होता है, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे होता है। ये पूरा इसका सर्किट डायग्राम होता है वोल्ट मीटर वाले में। क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये जो अपने पास पोटेंशियोमीटर है इसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। मतलब ये 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, ये 3 ले लेते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हो गया मानकीकरण, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए 1 और 2 को जोड़ते हैं, इसको हटा दिया, जैसे सपोज कि ये नहीं है, 1 और 2 को जोड़ दिया। और ES के लिए अपन क्या करते हैं, बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं। लेट वो अपने पास LS आई, तो ES इज इक्वल टू हो गया KLS, और K की वैल्यू कितनी आ गई? ES अपॉन LS। ये अपने पास पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया, पहली बात, ठीक। अब क्या करते हैं कि जैसे यहां से कोई ना कोई रेजिस्टेंस बॉक्स लेते हैं, यहां से ये कनेक्टेड है, की को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स पर अपन क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे वोल्ट मीटर जोड़ दिया और इस वोल्ट मीटर में अपन क्या करते हैं, रीडिंग चेक करते हैं कि भाई कोई रेजिस्टेंस लिया, उस रेजिस्टेंस के लिए वोल्ट मीटर में कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है। लेट सपोज कि वो V है, ठीक। अब क्या किया, जोड़ा, इसको इन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद में इसको यहाँ पे खिसकाते हैं और खिसका कर गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन शो करते हैं। जैसे ही 0 डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो गया। तो लेट वो पॉइंट C है जहां पे अपने को गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन मिला। क्योंकि वोल्ट मीटर में तो अपने को V मिल गया पहले, अब अपन चेक कर रहे हैं इसके थ्रू, तो इसके थ्रू चेक करने के लिए हम दोनों को जोड़ते हैं। तो क्या किया भाई, यहां से निकालते हैं और लेट सपोज कि वो VAC आया, और वो VAC कितना होगा, वो VAC हो जाएगा अपने पास K, और जो भी लेंथ होगी लेट वो L है या L डैश है, तो VAC इज इक्वल टू हो गया KL डैश। और ये VAC यहां के पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहा है, KL डैश। तो ये किसके थ्रू अपने को मिला, ये पोटेंशियोमीटर के थ्रू अपने को पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। ये किसके थ्रू अपने को मिला, वोल्ट मीटर के थ्रू। वोल्ट मीटर के थ्रू जो मिला उसमें एरर है। अब ये एरर कैसे चेक करें, घटा देंगे। वोल्ट मीटर के थ्रू V मिला, पोटेंशियोमीटर के थ्रू VAC मिला, घटा के देख लेंगे कितना एरर है, बस। यही क्या है, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर है। क्लियर है?
अब ऐसे ही करते हैं कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर। उसके लिए क्या करते हैं, देखो ऐसा कैसा डायग्राम रहता है, क्योंकि जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल जोड़ा जाता है, जबकि जो एमीटर होता है वो सीरीज में जोड़ा जाता है। तो यहां पे कोईल जोड़ दी, इसमें क्या करते हैं, इसमें 1 ओम का रेजिस्टेंस लेते हैं और यहां पे जोड़ देते हैं एमीटर, और ये लो इस प्रकार से वही टर्मिनल 1 2 3। क्या करते हैं, सबसे पहले तो स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, K इज इक्वल टू ES/LS निकालते हैं, इक्वेशन 1। ठीक, सेकंड क्या करते हैं, सेकंड अपन करते हैं यहां पे 1 ओम के रेजिस्टेंस के लिए अपने एमीटर में कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो एमीटर के थ्रू अपन निकालते हैं। तो एमीटर के थ्रू लेट सपोज कि आई मिला। अब इस आई में एरर है, ये एरर अपने को देखना है। इसके लिए क्या करते हैं भाई, दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, इसको यहां पे खिसकाते हैं, और खिसकाने के बाद में क्या चेक करते हैं, वही नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। तो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट लेट सपोज कि सी पॉइंट पे मिला, और वो लेंथ क्या है, एल है, तो वी ए सी अपने पास, सॉरी एल डैश है, तो वी ए सी इज इक्वल टू के एल डैश मिल गया। अब बात आती है कि सर हम तो आई के बारे में चेक कर रहे हैं, यहाँ पे तो आप वी ए सी निकाल दिया। तो ये वी ए सी क्या है, ये जो 1 ओम है, इस 1 ओम पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही तो है, तभी तो 0 आया। तो वी ए सी इस 1 ओम के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। तो 1 ओम पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना, सर वी ए सी इज इक्वल टू इसके इक्वल आई 1 ओम आर। अब ये जो आई मिली है ये अपने को पोटेंशियोमीटर के थ्रू मिली है, तो इसको हम ले लेते हैं आई डैश। तो वी ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, आई डैश, और ये किसके इक्वल, के एल डैश के। अब के की वैल्यू पुट कर देंगे, आई डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, आई अपने पास आई गया, फिर प्लस माइनस जो भी होगा वो करके देख लेंगे कितना एरर है, और यही क्या हो जाएगा, कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर। सेम वही प्रोसेस कर रहे हैं, 1 ओम जोड़ रहे हैं बस। तो पहले एमीटर में देखा, आई आ गया। सेकंड क्या कर रहे हैं, 2 और 3 को जोड़ रहे हैं, और पोटेंशियोमीटर के थ्रू हम नल डिफ्लेक्शन पॉइंट निकालते हैं। नल डिफ्लेक्शन पॉइंट क्या शो करेगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो गया। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आई 1 ओम, और इसको आई डैश ले लेते हैं, आई डैश 1 ओम, यानी वी ए सी इज इक्वल टू आई डैश, और वी ए सी इज इक्वल टू के एल डैश, और यहाँ से आई डैश इज इक्वल टू के एल डैश, के की वैल्यू पुट कर देते हैं। आई डैश पोटेंशियोमीटर के थ्रू करंट मिल गई, एमीटर के थ्रू आई माइनस करके देख लेते हैं, और कितना एरर आता है वो कहलाता है कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर। तो ये था भाई अपना पूरा टॉपिक, वोल्ट मीटर का कैलिब्रेशन, एमीटर का कैलिब्रेशन, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, और अपना किरचॉफ लॉ। चैप्टर खत्म है, सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसके ऊपर आपका क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल बन सकता है, या फिर वैसा का वैसा आपसे पूछ सकता है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के थ्रू आपको जैसे आर की वैल्यू निकालने वाला सिस्टम पूछ सकता है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है ये पूछ सकता है, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है, ये सब चीजें पूछ सकता है। ठीक है, तो ये था भाई आपका चैप्टर, और इस प्रकार से इस चैप्टर का हो जाता है पूरा रिवीजन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।